Hello dear student, this is our second lecture, part 2 of some basic concept of chemistry. First of all, welcome to all of you in Mindbee Academical Institute. You can visit us on www.mind-b.com. You can contact us on this number. So, welcome in Mindbee Academical Institute. So, last lecture में हमने क्या देखा था? Definition देखी थी. What is the definition of chemistry देखे थे. देन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देखी थी, देन उनकी डेफिनेशंस देखे थे हमने, एंड देन हमने देखे थे मैटर, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज मिक्सचर, ये सब हमने देखा था. सो एक बार हम जल्दी से एक रिकैप देख लेते. ओके, सो मैटर क्या रहता है? कोई भी चीज जिसे मास रहता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसे मास रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर. सो इसमें क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों भी, वाटर, एयर, बुक, पेन, एनीथिंग जिस जो पजेस करेगा मास और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे हम क्या कहते हैं? मैटर. सो मैटर दो टाइप में है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस क्या रहता है? मीन्स जिसका जो केमिकल कंपोजिशन जो रहता है वो इनवेरिएंट रहता है, लाइक C6H12O6, ये ग्लूकोज का है, ये प्योर सब्सटेंस में कंसिडर होता है. सो इसका जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, लाइक H2O, इसका जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा और प्रॉपर्टीज भी हमेशा सेम रहेंगी. सो प्योर सब्सटेंस क्या है? मैटर हैविंग एन इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज मीन्स प्योर सब्सटेंस. इनवेरिएंट केमिकल कंपोजिशन मतलब जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी. देन मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर जो है वो दो और दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बना है. लाइक एग्जाम्पल कॉन्क्रीट. ओके, कॉन्क्रीट मीन्स जो बिल्डिंग बनाने के लिए हम मिक्सचर तैयार करते हैं, सैंड, सीमेंट एंड वाटर का, उसे हम कॉन्क्रीट कहते हैं. ओके, वाटर. सो इसका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है, जो प्रपोर्शन हम लेंगे वो फिक्स नहीं है, वो डिफरेंट हो सकता है और इसे हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड. तो जो मिक्सचर है उसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. और मैटर कंसिस्टिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस देन रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, मतलब सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज रहेंगी वहाँ पे, एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, हम उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. देन प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब एलिमेंट क्या है? जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट. ओके, और इसे हम केमिकल मेथड से भी डिवाइड नहीं कर सकते. दिस इज अ फंडामेंटल सब्सटेंस, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड्स. देन कंपाउंड. अब कंपाउंड क्या है? जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है, टू और मोर एलिमेंट से जो बना है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, लाइक H2O. अब इसमें रेशियो क्या है? 2:1. इसका एक फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा, 2:1 ही रहेगा, कोई भी वाटर ले लो 2:1 ही रहने वाला है और दो एलिमेंट से बना है. सो कंपाउंड क्या है? सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन 2:1, और इसे हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. बाय केमिकल मेथड हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड्स. अब मिक्सचर दो टाइप के हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. अब होमोजेनियस मिक्सचर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने शुगर सॉल्यूशन लिया था जो कि प्योर सॉल्यूशन रहेगा, डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म रहेगा सॉल्यूशन. इसमें शुगर हमें दिखेंगी नहीं गई. यूनिफॉर्म जूस लिया हमने, ऑरेंज जूस, तो वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन रहेगा. हम कहीं का भी सॉल्यूशन अगर उठाए तो उसकी स्वीटनेस सेम है, मीन्स प्रॉपर्टी सेम है. तो होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या रहता है? मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन and same properties throughout. Okay, mixture having a uniform composition and properties throughout, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो भी यूनिफॉर्म रहेंगी पूरे इसमें. पर हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या रहता है? जो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. अगर हम राइस में वाटर मिक्स करेंगे तो राइस नीचे बैठ जाएगा एंड वाटर ऊपर फ्लो करेगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से उठाएंगे तो सिर्फ राइस मिलेगा, यहाँ से उठाएंगे तो राइस प्लस वाटर, एंड यहाँ से उठाएंगे तो वाटर. तो ये जो मिक्सचर है हेटेरोजेनियस मिक्सचर. अगर हमने राइस प्लस शुगर भी मिक्स करे तो हमें एक यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा कि नीचे अगर राइस ज़्यादा रह गया, फिर ऊपर राइस ज़्यादा आ गया, शुगर नीचे कम हो गया. सो एक यूनिफॉर्मनेस नहीं रहेगी. तो मिक्सचर नॉट यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू. ये हो गया लास्ट का. अब रिकैप. अब आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सो हम
देख के कोई चीज़ को बता रहे कि गोल्ड इज शाइनी, ओके, हम एक चीज़ को देख के बता रहे हैं गोल्ड इज शाइनी, सो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, देखना। वैसे ही टच करना, अगर हम कोई पाउडर है, पाउडर को हम टच करके बता रहे ये पाउडरी फॉर्म है, अमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन है, सो हम ये टच करके बता रहे हैं, तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि हम बता रहे हैं कि वो अमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन है, पाउडर फॉर्म में है, तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। देन स्मेल, स्मेल क्या है, अब हम स्मेल लेके बता रहे कि कैम्फर स्मेल है, फिशी स्मेल है, स्वीट स्मेल है, तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद हम मेजर कर रहे हैं कोई चीज़ को, मतलब कितनी क्वांटिटी है, या फिर उसका हीट टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो मैटर पे डायरेक्ट अफेक्ट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मैटर पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, उसके बॉन्ड पे, कंपोजिशन पे जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है, टॉक्सिसिटी चेंज हो जाती है, हीट ऑफ कंबशन, केमिकल स्टेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी, देन कोऑर्डिनेशन नंबर, रिएक्टिविटी, देन पॉसिबल केमिकल बॉन्ड्स एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो एक हम डिफरेंट डिस्टिंग्विश देख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अ फिजिकल चेंज इज द चेंज ऑफ मैटर दैट ऑकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब फिजिकल चेंज क्या है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है वो चेंज नहीं होता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल चेंज क्या रहता है, जो डायरेक्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज करता है। फिजिकल चेंज क्या करता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज नहीं करता, बट केमिकल चेंज क्या करता है, डायरेक्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज करता है। ओके, न्यू प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म, इसमें सिर्फ देखने, सुनने, टच करने से कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हीट करने से कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। देन यूजुअली रिवर्सिबल, these are reversible reaction। अब रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स व्हाट, अब हमने आइस लिया, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, इसे हमने रूम टेम्परेचर पे रखा, ओके, रूम टेम्परेचर पे रखा, तो हमें क्या मिलेगा, वाटर। बट अगर वाटर को हमने फिर से फ्रीज किया तो हमें क्या मिलेगा, आइस। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आइस का कन्वर्जन वाटर में, वाटर का कन्वर्जन फ्रीज आइस में। तो यूजुअली रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो रिएक्शन होती है यूजुअली रिवर्सिबल रहती है, बट दिस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है वो रिवर्सिबल रहती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज इरिवर्सिबल रहती है। ओके, देन चेंज हैव नो इफेक्ट ऑन केमिकल बॉन्ड्स, मतलब जो चेंज होगा वो केमिकल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं करेगा ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट क्या चेंज होगा, डायरेक्ट इफेक्ट करेगा केमिकल बॉन्ड पे। ओके, देन सम चेंजेस ऑकर व्हेन हीटिंग एंड कूलिंग इज डन। अब हमने देखा कि हीट किया, कूल किया, तो सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो सम चेंज मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। ओके, सम चेंजेस ऑकर व्हेन हीटिंग एंड कूलिंग इज डन, एंड चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब कोई रिएक्टेंट है, पहले वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड देन प्रोडक्ट फॉर्म करके रिलीज करेगा एनर्जी। ओके, या तो फिर रिलीज करेगा, मतलब जो चेंज होगा वो ऑलवेज एक तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी या फिर रिलीज करेगा। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, मास एंड वेट। इससे पहले एसआई यूनिट जो है आपको प्रतीक सर ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ाया, तो वो हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, बाहर से हो जाएगा ऐसा यूनिट। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, देन उसी से हम क्या बनाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स है, उसी से हम डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले ये जो है ये केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिस्ट्री में जो इन्वॉल्व होती है वो वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मास एंड वेट, एज वी नो मैटर हैज मास, सो मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। सो इनहेरेंट मीन्स व्हाट, परमानेंट प्रॉपर्टी। ओके, सो मास क्या है, परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब मेन डिफरेंस मास और वेट में डिफरेंस क्या है, सबको पता रहना चाहिए कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। सो वेट क्या रहता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो रहता है उसे हम मास कहते, वेट कहते हैं। वेट जो क्या रहता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब मास क्या है, एक पर्टिकुलर मास रहता है हमारी बॉडी का, जो हम चाहे कहीं पे भी चल जाओ, मून पे चल जाओ, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, कहीं पे भी चल जाओ, हमारे वेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उसे हम मास कहते हैं।
और वेट क्या रहता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो हमें वेट आता है उसे हम वेट कहते हैं. सो जो हमारा मास जो है, हमारा एक बॉडी का पर्टिकुलर मास है, उसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक पर्टिकुलर वेट मिलता है. अब मून पे जाएंगे तो मून में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पावर जो है वो कम है, इसलिए हमें वहाँ पे मून पे वेटलेस फील होता है. वैसे हम अगर हम क्या कहते हैं उसे, पारना खेलते हैं, हम राहत पारना, आकाश पालना, तो हम उसमें जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, हमें वेटलेसनेस फील होता है. सो वो उसी की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कम होता है. ओके, सो द मास ऑफ बॉडी डज नॉट वेरी. तो हमने देखा कि मास जो है वो कभी चेंज नहीं होता है. चेंज क्या होता है, वेट, as its position changes. On the other hand, weight of body varies. Okay, the weight of body is result of the mass and gravitational attraction. हमने देखा कि weight क्या है, result of mass and gravitational attraction. The mass of body is more fundamental property than its weight. अब mass जो है वो more fundamental, क्योंकि हम इसे resolve नहीं कर सकते, ना ही derived कर सकते. Okay, ये fundamental property है. बट जो weight है वो क्या है, derived property है. mass into gravitational attraction derived property है. सो यूनिट ऑफ मास एसआई सिस्टम इज किलोग्राम. तो एसआई सिस्टम में हमने देखा था कि देखे वाला है, आपको पढ़ाया गया है कि एसआई सिस्टम में कि मास जो है हम क्या में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और डिनोट करते हैं केजी से. बट फॉर स्मॉल क्वांटिटी, अगर हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी यूज करना है तो हम उसे क्या में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में. ओके, ग्राम, मिलीग्राम, उसमें वो आपको ऐसा कॉमन प्रीफिक्सेस में पढ़ाया वाला है. देन लेंथ. इन केमिस्ट्री सम प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो है वो बहुत कम वेवलेंथ की थी, कम इनकी साइज जो रहती है वो बहुत कम रहती है, लेंथ जो है वो बहुत कम है. सो दिस क्वांटिटीज आर टू स्मॉल, देयरफॉर फ्रैक्शनल यूनिट्स ऑफ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ आर यूज्ड. तो अब इसके लिए जो है वो फ्रैक्शनल यूनिट, एसआई यूनिट जो है वो यूज होते हैं, एसआई प्रीफिक्सेस. लाइक अब नैनोमीटर का है, तो नैनोमीटर, ओके, नैनो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻⁹. ओके, देन माइक्रोमीटर, ओके, माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶. सो हम एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, 1 नैनोमीटर का है यहाँ पे, तो 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर. ओके, ये रहा 1 नैनोमीटर. अगर हमें 10 माइक्रोमीटर का है तो अभी हमने देखा था माइक्रो के लिए क्या स्टैंडर्ड कहता है, 10⁻⁶ माइक्रो के लिए, बट 10 है सो इंटू 10. ओके, 10 इंटू 10⁻⁶ मीटर. ओके, इससे हम मेजर करते हैं, ये ऐसा कॉमन प्रीफिक्सेस है. देन वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या रहता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी जो मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं. 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, ये शेप पे डिपेंड नहीं रहता है. अब हमें पता है कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं सॉलिड का, तो बट लिक्विड का लीटर में मेजर करते हैं. ओके, लिक्विड एंड गैसेस का में मेजर करते हैं लीटर में. ये ऐसा यूनिट नहीं है बट इसमें लीटर में मेजर करते हैं. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस. यूनिट यूज्ड इज लीटर विच इज नॉट एन एसआई यूनिट, मतलब वो ऐसा यूनिट नहीं है. सो यहाँ पे सॉलिड के लिए दिया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर. अब हमें ये रिलेशन निकालना है. वॉल्यूम का में एक्सप्रेस होता है मीटर क्यूब में. ओके, मीटर क्यूब ऑब्लिक ऐसे मीटर क्यूब में एक्सप्रेस होता है वॉल्यूम जो है वो. सो अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया है 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो 1 dm इंटू 1 dm इंटू 1 dm, अब ये किसके बराबर है, 1 dm क्यूब के बराबर है. और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को कैसे लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर. सो हमें रिलेशन क्या मिला, 1 dm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो हमें रिलेशन क्या मिला, 1 dm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो हम ये रिलेशन आगे देखेंगे. ओके, सो हमें क्या मिला था, 1 dm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब अगर हम एक एक जीरो बढ़ा दे, 10 dm इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके, सो 10 dm, अब 100 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, 10⁻² मीन्स मीटर हो गया. सो 1 मीटर. तो हमें क्या रिलेशन मिला, 10 dm इज इक्वल टू 1 मीटर. अब इनका क्यूब किया, 10 dm क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब. सो हमें क्या मिलेगा, 1000 dm क्यूब. ओके, 1000 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब.
ओके, ये वाला रिलेशन मिला। अब हमने लास्ट इसमें देखा था कि 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, सो 1000 dm³ इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो उस पे से ही हमने रिलेशन निकाला, 1 dm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, उनका क्यूब किया तो 1 dm³ इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। ओके, क्योंकि 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, ओके, और 1 dm³ इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में कितने ml रहते हैं, 1000 ml रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि लिक्विड का वॉल्यूम हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो ये कुछ ग्लासवेयर है जिसे हम apparatus कहते हैं, जो हम लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, इसे सिरिंज कहते हैं, इसे ब्यूरेट, पिपेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब ब्यूरेट पिपेट क्यों यूज होती है, टाइट्रेशन पर्पस के लिए यूज है। टाइट्रेशन, अब तुम 11th में जाओगे गए, आपको प्रैक्टिकल्स में टाइट्रेशन रहेगा, तो टाइट्रेशन पर्पस के लिए आपको ब्यूरेट एंड पिपेट दिए जाती है। इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं, इसमें हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, चाहे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना हो या फिर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, तो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज करते हैं। देन दिस इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अब सिलेंडर 1000 ml का भी रह सकता है, 5000 ml का भी रह सकता है, 100 ml का भी रह सकता है, 10 ml का भी रहता है। ओके, सो ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। इसे हम एक ही पर्पस है कि इसमें हम सॉल्यूशन मेजर करेंगे, बट कौन सा सॉल्यूशन मेजर करेंगे ये डिपेंड करता है। अगर हमें एकदम एक्यूरेसी चाहिए तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, अगर हमें 10 ml पिपेट आउट करने को कहा है तो हमें पिपेट यूज करना पड़ेगा। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो कैलिब्रेटेड नहीं रहता है, और जो सिरिंज है वो हम कम ml, मतलब हमें अगर समझो 2 ml सॉल्यूशन चाहिए और हमें एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हमें 2 ml का सॉल्यूशन चाहिए और अगर हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करेंगे तो वो एक्यूरेट 2 ml हमें नहीं मिलेगा। सो इसलिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिरिंज यूज करते हैं। ओके, तो सिरिंज हम जो लेस अमाउंट का सॉल्यूशन यूज करना है, सिरिंज भी 5 ml की मिलती है, 10 ml 20 ml की मिलती है। ओके, तो हमें अगर एक्यूरेसी के लिए हम apparatus चेंज करते हैं। देन ये वाला तो टाइट्रेशन पर्पस के लिए। सो ब्यूरेट की खासियत ये है कि इसमें जो मार्किंग है वो अपर साइड से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 50 25 ml की मोस्टली तुम यूज करोगे। सो 50 ml 25 ml 100 ml, सो इतने ब्यूरेट उतने ml की रहती है, बट मोस्टली 25 ml की आप मेजर करोगे। सो यहाँ से आपको सॉल्यूशन पोर करना पड़ता है और यहाँ पे कॉक रहता है, ये कॉक से आप सॉल्यूशन यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, पिपेट आउट में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टक करना पड़ता है, यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिए वाला रहेगा, आपको इसमें पिपेट डालना पड़ेगा और यहाँ से सॉल्यूशन स्टक करके यहाँ पे एक मार्क रहता है, कैलिब्रेटेड मार्क रहता है, जो डिनोट करता है कि 10 ml सॉल्यूशन यहाँ पे यहाँ तक जो अगर आपने पोर कर लिया तो 10 ml सॉल्यूशन है, अगर 25 ml की पिपेट लोगे तो 25 ml सॉल्यूशन है। देन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्यों यूज होता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, फिर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, अगर आपके पास क्रिस्टल है, लाइक आपके पास फ्लेक्स, ओके, क्रिस्टल लाइक आपके पास फ्लेक्स है NaOH के, ओके, फ्लेक्स है NaOH के, सो आप क्या करोगे, डायरेक्ट NaOH पोर नहीं कर सकते हो इस, क्योंकि अगर ग्लासवेयर के साथ अगर रिएक्शन हो गई NaOH की तो डिफेक्ट हो जाएगा। अगले सॉल्यूशन बनाने में अगर वो NaOH दूसरे सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट कर जाए तो, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, वाटर पोर करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, वाटर पोर करेंगे, देन सेकेंड NaOH फ्लेक्स डालेंगे एंड देन फिर से वाटर पोर करेंगे। ओके, फिर से वाटर पोर करेंगे। अब इसे भी कैलिब्रेटेड मार्क रहता है, 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी 100 ml का रह सकता है, 250 ml का रह सकता है, 500 ml 1000 ml 5000 ml, इतना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रहता है। ओके, सो इसमें क्या है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब हमने NaOH सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है, पहले हमने H2O डाल दिया, देन उसमें हमने NaOH फ्लेक्स डाल दी, देन हमने उसे स्टर किया, देन वाटर पोर करेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, अगर हमें डाइल्यूट करना है कोई सॉल्यूशन को तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन पोर करेंगे, ओके, एंड देन उसमें वाटर पोर करेंगे, तो उस यहाँ तक मार्क आने तक हम इसे पोर करेंगे, तो एक वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम, हाँ 1000 ml वगैरह ऐसा बन जाएगा। ओके, ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। देन हम देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या रहती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ओके, सो मास का ऐसा यूनिट क्या है, kg, सभी को पता है, ऐसा यूनिट प्रतीक सर ने पढ़ा है, एंड वॉल्यूम को हम क्या में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में। सो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, kg
मीटर क्यूब इनवर्स. ओके, सो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg मीटर क्यूब इनवर्स. देन टेम्परेचर. अब हम कोई भी चीज़ का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, हम ये कैसे टच करके बोलते हैं. बट उसका टेम्परेचर मेजर करना है, अगर वो कुछ ज़्यादा हमें पता रहना चाहिए कि पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब हम कहते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. ये हमने काय पे से कहा, हमने चेक किया थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर यूज़ करके कि ये बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है. आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है. वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो ये हमने काय से मेजर किया, तो ये हमने थर्मामीटर से मेजर किया. सो टेम्परेचर क्यों यूज होता है, टू मेजर कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो टेम्परेचर इज कॉमनली यूज्ड इन 3 स्केल्स. 3 स्केल्स में यूज होता है, लाइक डिग्री फ़ारेनहीट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. ओके, सो इसमें से जो केल्विन है वो SI यूनिट है. आपको पढ़ाया गया होगा SI यूनिट में. 7 बेसिक फंडामेंटल SI यूनिट जो है उसमें टेम्परेचर हम काय में मेजर करते हैं, केल्विन में. ऐसा पढ़ाया है आपको प्रतीक सर ने. सो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है. तो डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस. अब आपको अगर 2 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पुट करेंगे एंड प्लस 32. ओके, तो ये डिग्री फ़ारेनहीट टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन है. देन हम देखेंगे डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कैसे कन्वर्जन करना है. सो अब हम देखते हैं केल्विन मतलब अब डिग्री सेल्सियस. अब हमने 2 डिग्री सेल्सियस लिया है एंड प्लस 273.15. तो इसे हम अगर ऐड करेंगे तो 275.15 केल्विन. तो ये हो गया आपका केल्विन में आंसर. डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन में 275.15. सो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. एंड डिग्री फ़ारेनहीट के लिए 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके 5 बेसिक लॉज है और ये सारे लॉज काय पे डिपेंड है, ये 5 लॉज काय पे डिपेंड है. 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, उस पे बेसिस है सारे. ये 5 लॉज काय पे डिपेंड करते हैं, एलिमेंट से एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उस पे बेसिस है 5 लॉज. ओके, देयर आर 5 बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, these laws are on the basis of element combine with each other and form compound. Element combine with each other and form compound. So 5 laws क्या है, law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac's law and Avogadro's law. Okay, Gay-Lussac law of gaseous volume. So हम सबसे पहला लॉ देखेंगे, law of conservation of mass. law of conservation of मास. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, द लॉ ये प्रपोज किया किसने किया सबसे पहले, तो ये लेवोसियर ने प्रपोज किया. ये लॉ किसने प्रपोज किया, लेवोसियर ने. सो ये लॉ क्या कहता है कि जो मास जो है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ओके, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो ये लॉ क्या कहता है, द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. बट और बाद में केमिकल चेंज जो है उसमें जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का मास रहेगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर रहेगा, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट का मास अगर 32 आ रहा है तो प्रोडक्ट का मास भी कितना रहेगा, 32. सो इन अ केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न, मतलब हाइड्रोजन गैस जब बर्न हो रही है एंड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है टू यील्ड वाटर, तो हमें क्या मिलेगा, वाटर इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम. सो हाइड्रोजन, अब यहाँ पे हमें जो मास है वो पता रहना चाहिए. तो हाइड्रोजन का वेट कितना है, 1, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14. अभी के लिए इतने ही देखेंगे हम, बाद में हम देखेंगे कि मास कैसे निकालते हैं. ओके, सो हाइड्रोजन का कितना है, 2, 2 हाइड्रोजन है, सो इसलिए 2 × 1 = 2. और ऑक्सीजन का कितना है, 16, और यहाँ पे भी कितना है, 2 + 16 = 18 एंड 18. सो
रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है, मतलब ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल, C प्लस O2 गिव्स CO2. ओके, तो कार्बन का कितना मास है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16. 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, क्योंकि O2 है 2 टाइम्स है. देन यहाँ पे भी 12 प्लस 32, सो 44 एंड हियर आल्सो 44. सो रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है. ओके, देन हम एग्जांपल देखेंगे. अब यहाँ पे CH4 दिया है, मीथेन दिया है, वो रिएक्ट कर रहा है टू O2 मॉलिक्यूल के साथ. देन हमें CO2 गैस रिलीज कर रहा है और हमें वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है. सो CH4 कार्बन का हमने देखा था अभी, कार्बन का मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट 12, हाइड्रोजन का 4, सॉरी हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16. ओके, सो कार्बन का कितना है 12 प्लस 4, ऑक्सीजन का कितना है 16, और 2 और 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. 4 मीन्स 2 टाइम्स O2, सो 4 इंटू 16, यहाँ पे 12 O2 मतलब 2 टाइम्स है, 2 इंटू 16 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स हाइड्रोजन है मतलब 2 प्लस 16. ओके, सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 12 प्लस 4 कितना होता है 16, और ये 64, 16 4 जा 64. देन 12 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, 18 2 जा 36. सो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 80 और ये भी हमें मिलेगा 80. ओके, सो रिएक्टेंट ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके, यही हमें बोलना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम यही कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है, जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट के मास के बराबर. ओके, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देन एक एग्जांपल हम सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमें कैल्शियम दिया है 64 ग्राम हमारे पास कैल्शियम है, जिंक कार्बोनेट है 192 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट है 152 ग्राम, एंड जिंक हमें निकालना है कि कितने ग्राम है. सो हमें पता है कि क्या रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है. ओके, प्रोडक्ट के मास के बराबर है. अब हम यहाँ पे 64 ग्राम प्लस 192 ग्राम करेंगे और यहाँ पे 152 ग्राम प्लस x. ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 256 ग्राम. सो अब हमें यहाँ पे x निकालना है तो हम क्या करेंगे 152 ग्राम प्लस x. सो यहाँ पे x प्लस है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 256 ग्राम माइनस 152 ग्राम इज इक्वल टू x. तो x इज इक्वल टू 104 आएगा. अगर इसमें से ये गया तो हमें 104 ग्राम आंसर मिलेगा. सो आंसर क्या है C, 104 ग्राम. ठीक है, नेक्स्ट वेट ऑफ Na दिया है हमें, सोडियम का मास दिया है हमें, Na का मास कितना दिया है 15.6 ग्राम. देन NaCl का वेट दिया है हमें 39.7 ग्राम, यहाँ पे ग्राम. ओके, देन वेट ऑफ Cl हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो Na प्लस Cl गिव्स NaCl. सो Na का वेट कितना है हमारे पास 15.6 ग्राम प्लस Cl का हमें निकालना है एंड NaCl का है 39.7 ग्राम. ठीक है, सिंपली x एज इट इज 39.7 ग्राम माइनस 15.6 ग्राम. सो आंसर क्या आएगा. ठीक है, 7 में से 6 गया 1 पॉइंट, 9 में से 5 गए 4 एंड 2, 24.1 ग्राम. Cl का वेट Cl का वेट कितना है 24.1 ग्राम. सो वेट ऑफ Cl इज व्हाट 24.1 ग्राम. ओके, समझ में आया. एक बार सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन.
ये लॉ किसने प्रपोज किया? फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। ओके, जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने ये लॉ प्रपोज किया। अब ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमने कोई समझो वाटर H2O, अगर सी वाटर लिया तो उसका कंपोजिशन भी H2O रहेगा, केमिकल 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, 1 ऑक्सीजन। ओके, अगर हमने टैप वाटर लिया, घर में जो पानी आता है वो लिया, वो भी H2O है, 2:1। ओके, देन अगर हमने किसी रिवर का वाटर लिया, वो भी 2:1, H2O ही रहेगा। सो उसमें जो H2 है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सो ये लॉ वही कहता है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। सो क्या है, कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट कंबाइन करेगा, एंड उसका जो प्रोपोर्शन बाय मास रहेगा वो भी हमेशा सेम रहेगा, जो मास रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। सो एक एग्जांपल दिया है कि प्योर सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है, उसमें कॉपर जो है वो 51.35% प्रेजेंट है। देन जो कार्बन है वो 38.91% प्रेजेंट है, ठीक है। एंड देन जो ऑक्सीजन है वो 9.74% प्रेजेंट है। मीन्स जो कॉपर का वेट है वो 51.35% है, कार्बन 38.91, ऑक्सीजन 9.74%। अगर हम यही क्यूप्रिक कार्बोनेट अगर लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो प्रपोर्शन रहेगा, जो वेट रहेगा कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का, वो भी सेम रहेगा, एग्जैक्टली इक्वल रहेगा प्योर सैंपल की। ओके, जो हमें प्योर सैंपल मिल रहा है वो और लैबोरेटरी में हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो वेट रहेगा कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का, वो सेम रहेगा। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है कि कोई भी जो कंपाउंड है उसका केमिकल कंपोजिशन प्योर का जो रहेगा वही जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं उसका रहेगा, या फिर जो एक कंपाउंड है वो हमेशा उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, चाहे वो सी वाटर रहो, टैप वाटर रहो, रिवर वाटर रहो, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 है, वेट जो रहेगा वो हमेशा सिमिलर रहेगा, ठीक है। The element of a compound are always present in the same proportion by mass। अब यहाँ पे 4 parts of hydrogen दिया है, 4 parts of hydrogen है हमारे पास, 2 parts of oxygen है, और हमें मिल रहा क्या है, H2O, गैसियस वाटर मिल रहा है 2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स है H2O, 2 टाइम्स है। ओके, अब इसका प्रपोर्शन हमने कैसे निकाला? सो 4 टाइम्स हाइड्रोजन है, 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, और 2 टाइम्स हमें क्या मिल रहा है, H2O। सो उस पे से हमने निकाला 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 2:1। ओके, दिस इज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया है, प्रपोज किया है ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। ओके, जॉन डाल्टन इन 1804। ये लॉ क्या कहता है कि अगर समझो 2 एलिमेंट है लाइक सी और ओ, इन दोनों को कंबाइन करके अगर हमने 2 अलग कंपाउंड बनाए CO एंड CO2, तो ये दोनों जो कंपाउंड है वो दोनों एक सिंपल वोल नंबर रेशियो में रहेंगे। एक सिंपल रेशियो मीन्स 2:1 या फिर 3:1 या फिर 3:2, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेंगे, ठीक है। अगर 2 एलिमेंट से हम 2 कंपाउंड बना रहे हैं अलग अलग, तो ये दोनों जो कंपाउंड है वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो रहेंगे, लाइक 2:1, 3:1, 3:2। हम इसका एग्जांपल देखेंगे आगे, पहले लॉ देखते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट different weight of an element that combined with a fixed weight of another element bear a simple whole number ratio। like हमने देखा CO और CO2 हम बना रहे हैं, तो एक कंपाउंड जो है वो फिक्स्ड है, जो हम दूसरे को अगर देखेंगे तो ये 2 है और ये 1 है, सो जो 2:1। ओके, if 2 element combine with each other forming 2 or more compound with different composition, 2 element combine with each other, okay, combine with each other forming 2 or more compounds। okay, 2 or more compounds form कर रहे हैं by weight। okay, by weight अलग अलग है, different composition by weight, then the masses of 2 interacting element, जो मास है दोनों का interacting elements है in the 2 compounds are in the ratio of small whole number। अगर हम इन दोनों का मास निकालते हैं, ओके, अगर हम इन दोनों का मास निकालते हैं, सो हमने कार्बन का वेट क्या देखा था 12 प्लस ऑक्सीजन का वेट क्या देखा था 16। ओके, एंड कार्बन का 12 प्लस 32। अगर ये दोनों सेम है, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते तो 16 2 जा 31, तो 1:2, ठीक है।
CO/CO2 का रेशो। ठीक है, हम इसके एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इन दोनों का हमें रेशो निकालना है। सो H2O, हाइड्रोजन का वेट सेम है एंड ऑक्सीजन का 16/32, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 18/24। तो अगर हम 2 और 2 कांस्टेंट है, तो 16 डिवाइड पे अगर हम 32 करते हैं तो 16 2 तो हमें 1/2 मिलता है, तो दैट इज 2:1। और अगर हम इसे सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड ऐसी है, ओके, 2/16 and 2/32, okay, 1/16 and this is equals to 1/8, okay, 1/8, okay। सो हम अब क्या करेंगे, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/16। सो क्या होगा, 1/16 जो है वो अपर साइड चल देगा। 1/16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 2:1, ये आएगा हमारा प्रपोर्शन, ओके। सो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शनल, 2:1। सो इसकी दो मेथड है निकालने की। पहली मेथड हमने देखे थे कि डायरेक्ट निकाला था हमने, क्या 16 ग्राम था एंड दूसरा था 32 ग्राम। सो 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम वाला वेट लिया तो क्या आया, 2/1, दैट इज इक्वल्स टू 2:1। और अगर हम यही 2 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं तो हमें मिलता है 1/8 एंड 2 डिवाइडेड मतलब मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन 32, that is equals to 1/16. So 1/8 upon 1/16, that is equals to 16 divided by 8, that is equals to 2/1। अब हम सेम एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक इन कार्बन कंपाउंड इथेन C2H6, इथेन क्या है, C2H6, ओके। कार्बन कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स है, सो 24 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन कितना है, 6 है, सो 6 4 जा 24, ओके, 4 आया। एंड C2 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 6 जा, सो अगर हम 24 डिवाइडेड 4 इज टू 6, ओके, so 4 divided by 6, that is equals to 2/3, okay। ऐसा सिंपल होल नंबर रेशो में मिला है। और अगर हम इसे सेकेंड मेथड से करते हैं, तो हम अगर इसके एडिशन करेंगे 24, दिस इज ऑल्सो 24, और अगर 6/4 लिया है, 6/4 तो 3/2, सिंपल होल नंबर रेशो में मिलता है, ओके। एक लास्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे हमें 2.98 लीड का वेट दिया है पीबी का, इज इक्वल्स टू अपॉन हमें ऑक्सीजन का वेट दिया है 0.461। अगर हम 0.461 से 2.98 को डिवाइड कर दें तो हमें 6 के आसपास अराउंड वैल्यू मिलेंगी, ओके। और अगर नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला क्या है, बी कंपाउंड क्या है, 9.89 अपॉन 0.763, दैट इज इक्वल्स टू अराउंड 12 के आसपास हमें वैल्यू मिलेंगी। तो 6/12, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिल रहा है। हम एक और एग्जांपल देखेंगे। NO, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनसे मिलके हम बनाएंगे N2O, NO एंड NO2। अब नाइट्रोजन का मास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 14, सो 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। इसमें नाइट्रोजन का वेट 28 एंड ऑक्सीजन का 16, हियर 14 एंड 16, हियर 14 एंड 32। तो हमें एक मास जो है वो
नाइट्रोजन का मास है वो कांस्टेंट रखना है, तो हम इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 14 14 14, यहाँ पे आएगा 8 16 एंड 32। अगर अब हम N2O इस टू NO का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आएगा 8/16, तो 1/2, दैट इज अगर N2O 1:2। और अब अगर हम N2O इस टू NO2 का रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा 8 and 32, तो 1:4। ओके, ऐसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जो स्मॉल होल नंबर रेशियो है वो हमने देखे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिखा था, फॉर अ गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन व्हाट इज द लोवेस्ट होल नंबर मास रेशियो ऑफ लीड इन द टू कंपाउंड। लोवेस्ट हमने क्या देखा था, लीड इन द टू कंपोनेंट, तो हमारा प्रोपोर्शन आया 2:1। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।